नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। अमन अपडेट्स पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे आप हमने बताया था, करंट अफेयर क्लास में बता दी थी कि हम जो अपनी साइंस की रिवीजन और उसके यानी थ्योरी प्लस एमसीक्यू दो सीरीज चालू करे हैं ग्रुप डी को टारगेट करके। तो उसके लिए हमारी सीरीज दूसरी क्लास है। इसके पहले हम एक क्लास और करा भी चुके हैं, जो केमिस्ट्री वाली बताए थे ना, पदार्थ के लिए, उसके मैं करा चुका हूँ। वो वीडियो आपको मिल जाएगी, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो हमारी दूसरी वीडियो आज होगी बायोलॉजी चैप्टर, जो पहला चैप्टर होगा, पहला टॉपिक है वो हमने सेल लिया है, क्योंकि सेल सबसे हमें लगता है सबसे आसान भी थोड़ा भी है, मतलब इतना आसान नहीं, आसान है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है जितना मैंने एनालिसिस किया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से शुरू करते हैं। कोशिका का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और इससे देखें तो इतिहास के बारे में, तो रॉबर्ट हुक 1665 इन्होंने सबसे पहले कार की खोज पतली स्लाइस में मृत कोशिका यानी डेड सेल की खोज की। इन्होंने देखा 1665 में देखा था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। जो पहली कोशिका खोजी थी वो डेड यानी एक मृत कोशिका थी। इन्होंने सेल नाम दिया, जिसका लैटिन अर्थ छोटा कमरा होता है। यानी जो सेल का जो लैटिन भाषा में अर्थ है वो छोटा कमरा यानी हिंदी में अर्थ होता है। एंटोनी वान लियोनहॉक की बात करें, जो 1674 में, 1665 इनका था, ठीक 9 साल बाद 1674 में लियोनहॉक ने उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी की मदद से तालाब में के पानी में एक जीवित कोशिका की खोज की, बैक्टीरिया, जिसका नाम जो बैक्टीरिया था ना, उसकी खोज की थी। तो ठीक 9 साल बाद 1674 में इन्होंने ये जीवित कोशिका की लियोनहॉक जी ने की, कहाँ की थी? तालाब के पानी में की थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन की बात करें 1831 में, इन्होंने केंद्रीय कोशिका के केंद्र में स्थित केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी। जेई पुरकिंजे से 1839 में, यानी लगभग 8 साल बाद इन्होंने, अब देखिए थोड़ा रिलेट करेंगे डेट ना, टाइम तो याद होगा। 1665 में उन्होंने की, एक तो आप याद करना पड़ेगा, ठीक 9 साल बाद लियोनहॉक जी ने। और फिर 1839 में पुरकिंजे जी है, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जी ने केंद्रक की न्यूक्लियस की खोज की। और जे पुरकिंजे ने 1839 यानी ठीक 8 साल बाद इन्होंने कोशिका के भीतर मौजूद तरल पदार्थ यानी जो प्रोटोप्लाज्मा या जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म है, इसकी खोज की। और आगे देखते हैं, स्लाइडन एंड सॉन की बात करें तो 1838-39 में, ठीक उसी समय जब वो ठीक है उसी समय उन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की प्रस्तुत किया। स्लाइडर एंड सॉन ने सेल थ्योरी दिया। इनके अनुसार सभी पौधे और जीव कोशिका से बने होते हैं। और रुफोल्ड विर्चो की बात करें, जो 1855 में इन्होंने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, बताया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इन्होंने बोला था। मतलब क्या बोला, कैसा, उसको समझ नहीं है। यानी देखिए, यानी सभी कोशिकाएं, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से बनती हैं, यानी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से टूट फूट के नई कोशिका का भी जन्म हो जाता है। और सबसे बड़ी सबसे छोटी की बात करें तो विश्व में सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्म है, जिसकी आकार लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोन है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो विश्व का सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें, तंत्रिका कोशिका जो नर्वस सिस्टम होता है, वो सबसे बड़ी मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। न्यूरॉन हमने देखा है। अब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की बात करें, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की मतलब महिला अंडाणु सबसे बड़ी इसमें जो होता है वो कोशिका होती है। इसके पहले जस्ट देखा, वो सबसे लंबी है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी की बात करें, महिला अंडाणु जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करेंगे, जो पुरुषों में शुक्राणु यानी स्पर्म होता है, वो सबसे छोटी कोशिका होती है। शायद बैटरी नहीं चार्ज, चलिए ठीक। कोशिका की प्रकार की बात करें, कोशिकाओं केंद्रक की बनावट के आधार पर दो प्रकार के होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, दो प्रकार के होते हैं। और इसमें लक्षण की बात करें, जो केंद्रक होता है न्यूक्लियस अविकसित होता है, स्पष्ट केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूर्ण विकसित यानी केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। कोशिकांग की बात करें, आप देखिएगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप देखते रहिएगा, हम बार बार ये नहीं बोलेंगे इसमें क्या होता है, ये देखें। कोशिकांग की बात करें, झिल्ली युक्त अंग नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, यूकैरियोटिक्स में सभी झिल्ली युक्त अंग होते हैं। राइबोसोम की बात करें, छोटे आकार यानी 70s के पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक्स में 80s के पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें, जीवाणु जो बैक्टीरिया नील
नीली हरी शैवाल, ब्लू एल्गी जो होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये प्रोकैरियोटिक सेल की उदाहरण है। और पेड़ पौधे, मानव और कवक जो होते हैं ये यूकैरियोटिक्स के जो है उदाहरण होते हैं। और इसके आगे की बात करें, प्रमुख कोशिकांग और उनके उपनामों की बात करें तो कोशिका झिल्ली जो होती है या अर्धपार, अब इसके जो पार्ट्स देखें ना उनके बारे में जान लेते हैं। या अर्धपारगम झिल्ली होती है या चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर आने देती है, या लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। आप ये जरूर देखें, लिपिड जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये अर्धपारगम पूरी तरह सिस्टम नहीं है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो उसी को आने देती है, बाकी बाहर छोड़ देती है अवशेष के रूप में। कोशिका भित्ति की बात करें तो यह रेलवे स्पेशल है, बहुत ज्यादा पूछा था, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक। और कवक और बैक्टीरिया में पाई जाती है, या जंतु यानी एनिमल कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। जो मनुष्य होते हैं, बायोलॉजी के सेंस में, बायोलॉजी जो शब्दकोश है, शब्द है, उसमें एनिमल, मनुष्य को भी एनिमल कहा जाता है, अनुपस्थित होती है। पौधों की कोशिकाओं भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है और इसे मजबूती प्रदान करती है। जो ये कोशिका भित्ति होती है ना, पौधों में जो है सेलुलोज की बनी होती है और इसको जो मजबूती यानी स्ट्रांगनेस प्रदान करती है। बढ़ते हैं आगे। जो और अगला पार्ट देखें, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है इसको। इसे कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोशिकीय श्वसन द्वारा यानी एटीपी यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा बनता है। अति महत्वपूर्ण है, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे अपने प्रोटीन खुद भी बना सकता है। यानी प्रोटीन बनाने के लिए खुद की जरूरत नहीं, इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। देखिए इसमें दो ऐसे होंगे जो इसमें डीएनए पाया जाएगा। एक पहला अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया देखे, एक और आगे दिखाएंगे। प्लास्टिड की बात करें, जो लवक होता है ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है, पेड़ों में। यानी प्लास्टिड जो लवक होते हैं ना, फलों को यानी फलों में रंग देना, कुछ पोषण देना, इसके लिए होता है। तो आप देख लीजिए, यह केवल पादप कोशिकाओं में होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी जो पौधों में घर मतलब खाना वाना बनाने के काम करते हैं वो क्लोरोप्लास्ट द्वारा हो जाता है, क्योंकि इसके प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। और ल्यूकोप्लास्ट की बात करें, यह रंगीन होता है और स्टार्च तेल का भंडारण करता है, यानी जो अब इसके बाद खाना ना तो स्टार्च के रूप में पौधे अपना भोजन सुरक्षित रखते हैं, इस वजह से स्टार्च और तेल के रूप में भंडारण ल्यूकोप्लास्ट। और देखो आप ऐसे थोड़ा याद करेंगे, ये क्लोरो होगा, एक क्रोमोप्लास्ट बता देते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है फूलों और फलों को रंग देता है, जैसे टमाटर को लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। तो देखिए क्रोमो आप रखें, क्रोमो जो होता है वो कलर के लिए होता कहा जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट आप कलर याद करिए। लीको ने ले लो या फिर ले मतलब जैसे बोलते हैं लो प्लास, मतलब लो प्लास ले लो, जिसमें आप प्लेट ले लो, अब जिसमें स्टार्च करोगे मतलब रोकोगे, तो आप 2 याद कर लिए, तीसरा आपको याद हो जाएगा। और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा डी यानी ई वाला होगा। लाइसोसोम की बात करें, इसे आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग। और इसे शक्तिशाली पाचक एंजाइम और शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और अपनी ही कोशिका को पचा लेता है, और इसे कोशिका का एटम बम कहा जाता है, किसी लाइसोसोम को। देखिए जब कोशिका कभी खराब हो जाती है, दब फट जाती है, देखो हमारे अंदर जैसे कभी दब जाता है दरवाजे में, कहीं भी कट जाता है थोड़ा सा, जब अंदर जब कोशिका खराब हो जाती है, अगर अंदर रहेगा तो कैंसर जैसे फिर बड़ी बड़ी कोई बीमारी बन सकती है। इस वजह से जो लाइसोसोम काम होता है, जो खराब होती हैं उनके खुद फट जाता है, उनको पूरा जला देता है, और उनकी अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं वो दोबारा नई कोशिका बनाकर उनका स्थान ले लेती हैं। और राइबोसोम की बात करें, जो इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इससे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। यहाँ कोशिका का सबसे छोटा अंगक है और झिल्ली नहीं होती है। इसमें देखो, इसमें झिल्ली नहीं होती है। कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है? राइबोसोम होता है। गाल्जी उपकरण की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है या निदेशक कहा जाता है, और क्योंकि यह पदार्थों के पैकेजिंग और परिवहन के कार्य करता है। यानी जो पदार्थ जो उसमें मिनरल्स वगैरह जो भी बनते होंगे, प्रोटीन वगैरह बनता है, उनको पैक करेगा और ले जाके पहुंचाएगा। यानी समझ लो जोमेटो वाला काम कर रहा है, लेगा और उठा के रख देगा। तो ट्रैफिक पुलिस काम करेगा, यानी ट्रैफिक वाले समझ लीजिए, अगर आप गाड़ी कहीं भी छोड़ दिए हैं या फिर कुछ रख उठाए तो उसको उठा लेंगे, इससे गाल्जी गाय को कहा जाता है। और पदार्थ और जंतु कोशिकाओं में अंतर क्या है? देखिए अभी हमने देखा पार्ट्स कौन सा है, सब ठीक है, पर इसमें अंदर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको देखेंगे। और
देखो लक्षण देखिए, कोशिका भित्ति की बात करें तो पादप कोशिका में उपस्थित होता है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है, हमने देखा ना जस्ट, और मजबूती प्रदान करती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, उपस्थिति होता है। और जंतु कोशिका में देखिए हमें बहुत ज्यादा रक्षा की जरूरत नहीं है, हमारे पार्ट को देखिए ऊपर चमड़ी है वगैरह सब कुछ है, पर पादपों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। और जंतुओं में यानी जंतु एनिमल मनुष्यों में ये नहीं होते। लवक की बात करें उपस्थिति होता है, लवक यानी जो काम कर रहे थे ना, लव क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तो जो वो एक खाना बनाएगा, एक खाना संचय करेगा भोजन, एक जो है रंग देगा, तो हमारे में तो कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम अपना बनाते खाते बाहर से ले लेते हैं, इसलिए वजह मनुष्य में अनुपस्थित होता है। तारक काय की बात करें सेंट्रोसोम की, यह सामान्यतः अनुपस्थित होता है, और जंतुओं में लेकिन ये उपस्थिति है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो तारक काय होता है, पौधों में कोशिका विभाजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से उसमें अनुपस्थिति होता है समानता, लेकिन किसी में कुछ में होता होगा, अपवाद होंगे। और पादपों में या मतलब एनिमल में या उपस्थिति होता है। रसधानी वेहिकल्स की बात करें, बहुत बड़ी और केंद्र में होती हैं, बहुत छोटी और संख्या में अधिक होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और संख्या में ज्यादा होती है, काफी ज्यादा होती है लेकिन छोटी छोटी होती हैं। और जो वेहिकल्स होती हैं पौधों में बड़ी होती हैं। आकार की बात करें चौकोर या आयताकार होती हैं, लेकिन जो जंतुओं में बात करें गोलाकार या अनियमित होती है, तो गोला होती है, फिर कोई शेप निश्चित नहीं होता है। और बात करें वन लाइनर रिवीजन के देख लें तो कोशिका विभाजन की बात करें, शरीर की वृद्धि के लिए समसूत्री विभाजन होता है, और जनन युग्मक के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए जब शरीर की वृद्धि होती है, यानी कुछ आप पूरा कोई इंसान बन गया, कोई बच्चा बन गया है, तो उसके लिए अब बड़ा होना है, छोटा बड़ा मतलब कुछ कान आंख सब बड़े होने हैं, तो अब इसके लिए समसूत्री समान, मतलब कभी अंगुली को बढ़ना ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब एक बढ़ जाएगा, एक गुण बढ़े एक न बढ़े, छोटी बड़ी ऐसे नहीं। अब कुछ बढ़ना है तो ये समसूत्री होगा। अर्धसूत्री जो जनन युग्म यानी जब किसी आप देखो अब होता है ना, मतलब माता पिता आपस में समूह वगैरह ये सब करते हैं, तो इसमें देखिए एक मादा मतलब माता की तरफ से आएगा एक गुणसूत्र, एक जो है पिता की तरफ से आएगा, तो इसलिए अर्धसूत्री होता है, आधे आधे, तो मतलब एक उधर पार्ट से उधर आएगा, तो इस वजह से जनन युग्म निर्माण के लिए अर्धसूत्री होता है। म्योसिस जिसे कहते हैं। और केंद्र न्यूक्लियस की बात करें, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये मस्तिष्क होता है, जो सारे गाइड जो और पार्ट्स होते हैं उन सबको यह अपना निर्देश देता है, अपना सुपरवाइजर समझ लीजिए, यही काम चलेगा, मॉनिटर है। और गुणसूत्र की बात करें, जो क्रोमोसोम होते हैं, ये केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन धागों के रूप में होते हैं, जिसे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। देखो जो एक क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं, धागों के रूप में एक संरचना होती है। और तो चलिए हमारी क्लास ये वाली मतलब टॉपिक्स के लिए यहीं तक थी। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बन रहे हैं लगभग उनको देख लेते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका की कौन सी है बात करेंगे, तो जो तंत्रिका कोशिका है ये सबसे लंबी है। सबसे बड़ी कौन सी थी, मादा के लिए जो मादा अंडाणु वाली थी ना, वो थी ओवरी, वो थी बड़ी, वो थी। ये लंबी ये वाली है, लंबी तंत्रिका कोशिका है, बड़ी वो थी। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। यह मस्तिष्क और शरीर के अंगों के बीच संकेतकों का आदान प्रदान करती है। नोट, मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है, देखिए जस्ट हमने बताया ना ओवम। और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु स्पर्म, जो मतलब नर वाले में पाया जाता है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया, जिसका अर्थ नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती है। सबसे आखिरी में दिया था जिन्होंने ना, वो बिरसो जी ने इन्होंने दिया था। विश्लेषण की बात करें, वर्ष 1855 रेडोल्फ विल्चर ने स्लाइडेन और सॉन की कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिकाएं स्वतः नहीं बनती, बल्कि वे पहले से ही मौजूद होते हैं, कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा कवक यानी फंगस की कोशिका भित्ति कड़े जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है। जैसे हमने देखा ना काइटिन की, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बनती होती है। तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, जिस पर वो जो प्रोटेक्शन प्रदान करती है ना, जबकि कवकों यानी जैसे मशरूम ईस्ट की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, नामक विशेष कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। रेलो ये बार बार पूछा जा रहा है। और निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग के पास स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हमने देखा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास स्वयं का राइबोसोम और डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड यानी लवक ऐसे दो कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए और 70s राइबोसोम। इसी कारण इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। और किस कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है या निदेशक कहा जाता है, जस्ट हमने देखा था ना, गॉल्जी काय
मतलब गाते हुए काय से गाल्जी काय उपकरण जो होता है, इसने यही ले जाता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा बनाए गए प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करना और उनका रूपांतरण करना, उन्हें उनके सही स्थान पर भेजना, माइक्रोमाइलिसिस के परिवहन प्रबंधन के कारण इसे कोशिका का ट्राइपोपोलिस कहा जाता है। और प्रोकैरियोटिक्स कोशिका जो छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S जो होता है प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है और 80S जो है यूकैरियोटिक्स में। अविकसित केंद्रक वाली प्रोकैरियोटिक्स कोशिका जैसे बैक्टीरिया में छोटे आकार का 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि एक विकसित कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में पौधे और जंतुओं में 80S राइबोसोम मुख्य रूप से पाया जाता है। यहाँ यस का मतलब सोइडबर्ग यानी सोइडबर्ग इकाई है, यानी एक इसका मतलब यूनिट है। और 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे आत्मघातक थैली बनता है? तो जो जैसे हमने देखा था उसमें लिखा था कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो पाया जाता है जिससे लाइसोसोम आत्मघाती थैली बन जाता है। लाइसोसोम के अंदर अत्यंत शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जिन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। जब कोशिका बीमार या क्षतिग्रस्त होती है तो यह थैली फट जाती है और इससे एंजाइम पूरी तरह को कोशिका को नष्ट कर देता है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मुख्य रूप से किन दो घटकों से मिलकर बनी होती है? तो जस्ट हमने देखा था लिपिड और प्रोटीन की जो होती है बनी है कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली। और इसके विश्लेषण की बात करें तो कोशिका झिल्ली एक लचीली संरचना है जो लिपिड यानी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की दोहरी परत से बनी होती है। यह झिल्ली चयनात्मक परागक्रम यानी जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अंदर जाने देती है, कुछ चयन की जो चुनिंदा चीजों को जाने देती है और चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने देती है। और हमारे शरीर की कोशिका और आनुवांशिक 9वें प्रश्न की ओर देखते हैं। तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पादप शरीर का रसोई घर किसे कहा जाता है? जो क्लोरोप्लास्ट है, कहाँ है? सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट है, इसको कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट जो रंग दे रहा था, क्लोरोप्लास्ट जो इसको रसोई घर जो खाना बना रहा था मतलब भोजन बना रहा था उसके लिए, ल्यूकोप्लास्ट जो था वो संचय कर रहा था स्टार्च के रूप में। और के अंदर देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे के लिए विभाजन यानी ग्लूकोज तैयार करता है। भोजन बनाने की इसी प्रक्रिया के कारण इसे कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। 10वां जो आखिरी प्रश्न होगा, हमारे शरीर की कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में कहाँ संचित रहता है? तो हमने जस्ट लास्ट में न्यूक्लियस देखा था ना, न्यूक्लियस में गुणसूत्र होते हैं जो डीएनए और प्रोटीन के रूप में धागे जैसी संरचना देख के आते हैं ना कुछ वही कि इसका केंद्र कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। इसी के अंदर डीएनए और प्रोटीन बने क्रोमेटिन धागे होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र के रूप में दिखाई देते हैं और वह आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो दोस्तों कैसी रही ये क्लास आप बताइएगा जरूर। अगर आपको पसंद आई हो, अगर हम सही पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे कर पा रहे हैं उसमें, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप विशेष रूप से कोई अगला टॉपिक चाहते हैं तो बता दीजिए, बाकी हम जो सोच के रखे हैं लगातार अपनी इस तरह टॉपिक्स वही कराते रहेंगे। और वो टॉपिक वे करंट अफेयर जो हमारी सीरीज चली थी उसको कंटिन्यू करेंगे, शायद वो शाम तक मिल जाए। पर अभी जो करंट अफेयर सुबह की और एक जो केमिस्ट्री की क्लास, एक अभी बायोलॉजी की जो सेल वाली है, ये क्लास आपको अभी कुछ देर में मिल जाएगी। तो धन्यवाद।